तो हेलो स्टूडेंट्स, आज सबके सब और पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से अप्लाई होती है वो पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस रिलैक्स होकर वीडियो को देखें और बिल्कुल बोर्ड पे नजर रखें। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग। क्या हेडिंग है मेरे पास हेडिंग है वैलेंस। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, शॉर्ट में मैं क्या बोल दूं उसको? शॉर्ट में बोल देता हूं यार मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है यार, शॉर्ट में बोल दिया मैंने इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात ये आती है कि यार इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा, थ्योरी किस काम में आती है, क्या बताना चाहती है आपको? तो सन 1935 में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है पोलिंग ने। किसने करा? सन 1935 में इस थ्योरी का प्रतिपादन पोलिंग ने किया है। लिखवा दे रहा हूं मैं, इस थ्योरी का प्रतिपादन, पहला पॉइंट है मेरे पास, इस थ्योरी का प्रतिपादन, ठीक है, सन 1935 में किसने किया बेटे? पोलिंग ने किया है। ठीक है, पोलिंग ने किया, ठीक है, किया था। अच्छा ये बताओ यार, ये थ्योरी आपको बताती क्या है? ये बताती है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बताती है? स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सेकंड पॉइंट इसका ये आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यार पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है नहीं पाई जाती है, उस चीज को समझाने के लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी होती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। ध्यान देना इस लाइन पे। ठीक है, तो ये थ्योरी करती क्या है? तो ये थ्योरी आपको बताती है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बताती है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान देना है। एंड और बताओ जरा मुझे, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यार बड़ा बढ़िया टॉपिक होने वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है। देखो, अगर आपके समझा हुआ है तो टॉपिक आप कहीं भी कैसी भी जगह हो आप लिख सकते हो। ठीक है, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि यार किसने करी है? सन 1935 में पोलिंग ने इस थ्योरी का प्रतिपादन करा। ठीक है, क्या बताती है हमको? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संरचना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है कि यार हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा, है ना। उस चीज को स्पष्ट करने के लिए ये थ्योरी आई। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं लेने वाला हूं, देखो इस थ्योरी को समझना है तो आपको एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। तो इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, घबराओ मत यार, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। ठीक है भाई, निम्नलिखित अभिधारणाएं यार, अभिधारणा समझने के लिए तो हमें एग्जाम्पल से हो गुजरना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल हमारे समझ में आ गया तो समझ जाना कि यार ये थ्योरी बिना देखे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, थोड़ा जरा बोर्ड पे देखना है भाई। पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चलो ये लेता हूं मैं, CrNH3 का होल 6 और 3+ आयन। इसमें जरा मुझे ये बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और लिगैंड कौन से हैं? तो बेटा ये होता है सेंट्रल मेटल एटम और ये होते हैं मेरे पास लिगैंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या मेरे पास लिगैंड है, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इनके बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड बनता है। ध्यान देना, कितने लिगैंड है मेरे पास? 6 लिगैंड है। तो पहला पॉइंट में जो लिखवाऊंगा आपको, वो पहला पॉइंट ये होगा, यहां पर देखो कि Cr की वैलेंसी कितनी होगी, चेक कर लो कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। अमोनिया का होता है 0 बराबर प्लस के 3, यानी कितना आ गया तुम्हारे पास? +3। तो ये देख लो कि क्रोमियम की यहाँ पे बैलेंसी कितनी आ रही है? +3 आ रही है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैटायन बनाता है। ध्यान देना, क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। अब अगर मैं चाहूं तो Cr पे भाई 3+ चार्ज लगा सकता हूं, तो ये बन गया मेरे पास कैटायन, यानी कि मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाता है, बना दिया कैटायन। पहला पॉइंट यही है। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूं, देखो तो सेंट्रल मेटल, ठीक है, एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर जो बोल रहा हूं, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करके त्याग कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है बेटे? कैटायन बनाता है, यानी कि धनायन बनाता है। ध्यान देना, ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट।
पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, है ना। अब बात ये आती है यार कि बात ये है कि कितने लिगेंड है मेरे पास, 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है यार, 6 लिगेंड है। और 6 लिगेंड, एक लिगेंड इस सेंट्रल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड कितने देंगे मिलके, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। 12 इलेक्ट्रॉन देगा। 12 के 12 इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम में एडजस्ट होने के लिए, यानी कि इस सेंट्रल मेटल एटम को एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, खाली ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो खाली ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल कैसे बनाएगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें, अब पहला पॉइंट तो, या अब सेकंड जो पॉइंट मेरे पास आएगा वो वाला पॉइंट ये आएगा कि भाई सेंट्रल मेटल एटम के पास, ठीक है, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होने आवश्यक है। बिना वैकेंट ऑर्बिटल के कभी भी लिगैंड से ये इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लिख रहा हूं उस पॉइंट को भी मैं। क्या पॉइंट है मेरे पास, मेरे पास पॉइंट है सेंट्रल, ठीक है, मेटल एटम के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास, ठीक है, लिगैंड के, किसके, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, वैकेंट मतलब खाली, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ध्यान देना, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसका आगे मैं लिखवा दूं, इसको मैं कर दे रहा हूं इरेज, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जिसकी जो संख्या होती है ना, कि वैकेंट ऑर्बिटल की संख्या जो मैंने तुम्हें लिखवाया, ये इस लिगैंड की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जिनकी संख्या होनी चाहिए, जिनकी संख्या, जिनकी संख्या, ठीक है, लिगैंड की संख्या के बराबर होनी चाहिए, संख्या के बराबर होती, लिख रहा, चलो मैं, बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलो साहब, मेरे पास 2 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब यार थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट बड़ा स्पेशल आता है, और थर्ड पॉइंट ये आता है कि भाई जो ये लिगैंड होते हैं ना, इन लिगैंड के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने भी जरूरी है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो बॉन्ड नहीं बनने वाला है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, देखो थर्ड पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, यानी कि लिगैंड के पास, लिगैंड के पास, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है, ठीक है, का होना आवश्यक है, बिल्कुल बढ़िया। फोर्थ नंबर देखो मेरे पास, अब फोर्थ नंबर क्या आता है, फोर्थ नंबर ये आता है कि अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊं आपको, तो एग्जांपल कुछ आपको कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फिर एग्जांपल मेरे पास CrNH3 का होल 6 और ये आएगा मेरे पास 3+। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो कुछ इस टाइप से आपको संरचना देखने के लिए इसकी मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान देना जरा, ये भी मेरे पास क्या होगा, NH3 होगा बेटे, ये भी क्या होगा, NH3 होगा, ये भी NH3 होगा यार, ये भी NH3 होगा, और ये क्या मेरे पास, ये भी NH3, और ये वाला भी क्या होगा, NH3 होगा। सबके साथ मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सबके साथ मिलके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो भी 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब बात ये आती है, जो ये क्रोमियम होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है अपने वैकेंट, किसका, अपने वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करके इन सारे के सारे लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें देखो अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे रहा, तो ये डोनर हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एक्सेप्टर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान देना जरा। अब मैं फोर्थ पॉइंट क्या लिखवाने वाला हूँ, फोर्थ पॉइंट में लिखवाने वाला हूँ कि सेंट्रल मेटल एटम इस लिगैंड के यानी कि सेंट्रल मेटल एटम अपने वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज करके इन लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इनकी जो शेप होती है ना, आकृति, वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लिखने वाला हूं। अब क्या पॉइंट है, इसको मैं करता हूं इरेज। मेरे पास पॉइंट कौन सा वाला, भाई मेरे पास है पॉइंट कि जो मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम आता है बेटा, जो सेंट्रल मेटल एटम आता है, सेंट्रल मेटल, ठीक है, एटम, ठीक है, अपने वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल का यूज करके ठीक है, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब मेरे पास 5वां नंबर ले लेता हूं मैं। अब 5वां नंबर देखो मेरे पास क्या था, थोड़ा ज़रा ध्यान देना 5वें नंबर पे। देखो कभी संकरण होगा आपका sp3d2, मान लिया मेरे पास संकरण sp3d2 है। अब बात ये आती है, तो देखो सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का अगर आउटर डी ऑर्बिटल भाग लेता हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल यानी कि बाहर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेता है तो बनता हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनता? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है यार। और अगर मान लो D2sp3 अंदर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, अगर बाहर वाला लेगा, ध्यान देना, अगर बाहर वाला लेगा भाग तो बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और अगर अंदर वाला भाग लेगा तो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है, इसी पॉइंट को देखो। किसका? धातु आयन लिख दिया मैंने, सोचना बोल दिया यार मैंने, चलो धातु आयन का, किसका? धातु आयन का, ठीक है, संकरण में, या इसको बोलता हूं मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, चलो हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, कौन सा भाग लेता है? यानी कि आउटर डी ऑर्बिटल, इसको बोला था शॉर्ट में एनडी, ठीक है, भाग लेता है तो क्या बनता है बेटे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तथा जब ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल यानी कि n-1 डी भाग लेता है तो क्या बनता है बेटे? तो बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ध्यान देना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता। अगर बाहर वाला भाग लेता, तो बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि धातु आयन या सेंट्रल मेटल एटम का अगर बाहर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है तो क्या बनेगा आपके पास? तो बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर अंदर वाला भाग लेगा यानी कि n-1, एक कक्षा को छोड़कर जो दूसरी कक्षा आती है n-1 भाग लेगा, ठीक है, तो बनेगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? पॉइंट हो गए मेरे पास 5। यहां तक करें स्क्रीनशॉट, उसके बाद पॉइंट करवाते हैं इसके 6। तो अब पॉइंट आ गया मेरे पास 6। चलो साहब मैं लिख दे लो 6 पॉइंट आ गया मेरे पास, है ना। चलो साहब लो 6 नंबर मेरे पास आ जाता है। और जो ये 6 नंबर है ना, ये बड़ा स्पेशल होता है। देखो ये 6 नंबर आपसे ये कहता है जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जब लिगैंड कैसा होता है बेटे? स्ट्रॉन्ग होता है। लिख रहा हूं मैं, जब लिगैंड कैसा होता है? जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो धातु आयन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? पेयर्ड कर देता है यार। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है। पेयर्ड मतलब जोड़ा बना देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा बना देता है यार। ये आयन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है, कर दिया पेयर्ड। अब जब यार पेयर्ड कर दिया तो सिंपल सी बात है, अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? पहला पॉइंट याद कर लियो, अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा वो? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर मेरे पास यह है तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यह है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि चुंबकीय होगा, यानी कि दूसरे कणों को चिपकाने वाला होगा। दूसरा पॉइंट यह है मेरे पास, अगर मेरे पास सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, तो वो कैसे होगा? डायामैग्नेटिक होगा। कैसे होगा? डायामैग्नेटिक होगा,
इस पर ध्यान देना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, उसको बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और अगर डबल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं पेयर यानी कि पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, डबल इलेक्ट्रॉन वो कैसा होगा तुम्हारे पास, डायमैग्नेटिक होगा। अब बात क्या आ रही है देखो, तो धातु आयन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है यार, पेयर्ड कर देता है। तो पेयर्ड करने पे क्या होता है, पेयर्ड कर देता है, जिससे क्या होता है तुम्हारे पास, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है यार, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम होने का मतलब कि पैरामैग्नेटिक से कैसा हो गया तुम्हारे पास, डायामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि कहते जिससे मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है तथा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना। कैसे बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद अगर मैं 7th पॉइंट एक और लूँ तो वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, जब लिगैंड वीक होता है यार, कैसे होता है, जब लिगैंड मेरे पास कैसे होता है, ध्यान देना, जब लिगैंड वीक होता है, लो साहब वीक मतलब कमजोर होता है, जब लिगैंड वीक होता है तो ठीक है, धातु आयन के, किसके, धातु आयन के, सेंट्रल मेटल एटम के, धातु आयन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाता, पेयर्ड नहीं करता है, पेयर्ड नहीं करता। अब जब यह इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट अधिक होगा जब, ठीक है, कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा नहीं इसने, जब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करा तो क्या होता है मेरे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, ध्यान देना, उपस्थित होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट अधिक होता है, ठीक है, तथा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, समझ में आया, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक इसमें और रह गई है और वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, देखो अभी तो 6 के बाद मेरे पास 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिखवा जाऊँ 8वां पॉइंट। यार 8वां पॉइंट मेरे पास आता है बेटे, देखो 8वें पॉइंट में क्या होता है कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, ध्यान देना, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, तो वह पैरा मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और यदि तुम्हारे पास क्या हो, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या हो, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वह पैरामैग्नेटिक होता है। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटे, पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो वह कैसा होता, तो वह डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ध्यान देना, तो वह डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक, ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसको बोला जाता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, ठीक है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ये कैसे है मेरे पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। अब क्या होता है कि भाई एक चीज और रह गई है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि संकरण के आधार पर, संकरण के यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी आकृति यानी कि शेप निर्धारित होती है, वो संकरण के आधार पर होती है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास 8वां 9वां पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, किसकी, कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड की स्ट्रक्चर निर्धारित होती है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? 9 पॉइंट हो गए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 9 पॉइंट हो गए। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है, तो पढ़ें फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल। देखो फिर कब आ रहा हूं मैं। तो एग्जांपल मेरे पास आ गया बेटा इस बार CrNH3 का होल 6। ठीक है, 3+ आयन। चलो सबसे पहले ना पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं। यहाँ Cr की बैलेंस निकाल लो कितनी है भाई। इसकी मैंने x मान ली है, 6 गुणा अमोनिया की 0 हो गई, बराबर मेरे पास कितना हो गया? +3 हो गया। तो x + 0 हो गया बराबर +3। तो इस जीरा को हटा दो तो ये आ जाएगी मेरे पास कितने? +3। यानी कि क्रोमियम की जो बैलेंसी आ रही है बेटे वो कितनी आ रही है तुम्हारे पास? +3 आ रही है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया तुम्हारे पास? +3 आया। ठीक है, चलो साहब अब करो जरा पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 24 होता है, 24 Cr हो गया मेरे पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d 5 और 4s1। अब बात होता है ये। ठीक है, चलो बनाओ। लास्ट वाले लूंगा, लास्ट वाले में देखो 3d 5 4s और 4s के बाद में 4p 3d 4s 4p। ठीक है, तो 3D में मेरे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। सिंगल सिंगल भर दो सबके सब, यही है, भर दिया। इसमें भी मेरे पास 1 है ना। अब क्या आता है कि अब बेटे करो Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cr3+ का, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर देते हैं। लो साहब चलो, मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4 5। तो देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 1 2 यानी कि पहले 1 2 3 खाली मेरे पास बचेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन। बाकी ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कैसे हो गए? कम हो गए। ये मेरे पास 3d हो गया, 4s हो गया और मेरे पास 4p हो गया, है ना। ये कहानी आ गई पूरी की पूरी। 3 कम हो गए। अब ये बताओ कितने लिगैंड है मेरे पास? 6 लिगैंड है। कितने खाली हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना। अब संकरण कौन सा वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो साहब संकरण में चेक कर रहा हूँ, यानी कि Cr3+ में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो साहब देखो यही है। सब डिब्बे बनाओ पहले से टाइप के। 3 1 2 3 4 5, है ना। तो ये मेरे पास कितना देखो 3d है, ये भी मेरे पास 4s है, ये मेरे पास 4p है। ठीक है, तो 1 1 1 तो मेरे पास संकरण जो हो गया ना वो देखो ये हो गया संकरण मेरे पास। ये क्या मेरे पास? ये हो गया तुम्हारे पास कितना? देखो D2sp3। तो संकरण बैठा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब इसमें एक चीज और देख लो, अंदर वाला भाग ले लिया। कौन सा भाग ले लिया? अंदर वाला भाग ले लिया है, तो उसका मतलब यहां बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, अब मैं बना रहा हूं अपना कंपाउंड। क्या कंपाउंड बनना है मेरे पास? फॉर्मेशन कर दे रहा हूं मैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 का होल 6 और 3+ आयन। अब देखो जरा ध्यान से, देखो मैं कैसा करने वाला हूं। 3d 4s और ये मेरे पास है 4p। तो ये मेरे पास 3d 4s और ये मेरे पास 4p, है ना। ये 1 2 3 4 5। अब क्या होता है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भर दो। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 फिर ये फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। तो यहाँ कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? अमोनिया NH3। यहाँ भी किसने दिया है? अमोनिया ने। यहाँ भी किसने दिया है? इस अमोनिया ने। यहाँ भी अमोनिया ने, फिर यहाँ भी इस अमोनिया ने और फिर यहाँ भी इस अमोनिया ने। ठीक है, तो 6 के 6 लिगैंड। ठीक है, इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम Cr को दे देते हैं। अब बात याद है, क्या आपको कितने इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर दिखाई दे रहे हैं?
इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 1 2 3। इसका मतलब यार 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। और दूसरा बॉन्ड ये आया संकरण कौन सा है इसमें हमारे पास, D2sp3 है, तो इसके करते कैसे हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। यानी कि इस कंपाउंड में ध्यान देना, इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 यानी कि D2sp3 है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी हो गई, इसकी जो आकृति है यानी कि इसकी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे है मेरे पास, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। अतः ये कैसा है, अतः यह पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अगर यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं ना, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होते हैं, तो ये होता है डायमैग्नेटिक। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी और उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।